तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू consider the electric field due to a charge plus q located at the origin capital O, located at the origin capital O, full stop. अगली लाइन लिखेंगे, let A and B be two adjacent points, let capital A and capital B be two adjacent points let capital A and capital B be two adjacent points separated by a distance dr, separated by a distance dr. मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये पॉइंट O है जिसको हमने ओरिजिन बोल दिया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। और ये लाइन आगे ऐसे ही, इसके आगे निकलते हुए मैंने ऐसे ही ये लाइन दिखा दी कि ये आगे तक जा रही है। मैंने एक पॉइंट लिया ओरिजिन जो है, ओरिजिन से फिर मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन पर एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। अच्छा, अब जो ओरिजिन है, हमने कहा कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लस q लोकेटेड एट द ओरिजिन O। तो यहाँ पर मैंने प्लस q कहा और लेट A एंड B बी टू एडजेसेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस dr, यानी कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है dr। अच्छा, अब जो A पॉइंट है, अच्छा इसको ना बेटा ठीक कर दो, ये वाले पॉइंट को बोल दो A, बाद वाले को A बोल दो, पहले वाले को B बोल दो। अभी बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसको A कर दो और इसको B कर दो, और यहाँ पर A पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको मैंने बोल दिया VA, और इसकी वैल्यू आप ले लीजिए कैपिटल V। B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इसको मैंने बोल दिया VB, और इसकी वैल्यू ले लीजिए V प्लस DV, ठीक है। ये दो चीजें आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे, द टू पॉइंट्स आर सो क्लोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड the 2 points A and B are so close that electric field E vector remains almost constant. Remains almost constant. अब देखिएगा, हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने ये कहा कि एक पॉइंट है, ओरिजिन है O, उस पॉइंट पर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस Q। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो चार्ज रख दिया हमने प्लस क्यू। अब इसके बाद इसी लाइन पर ये एक हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन ड्रॉ करी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक पॉइंट तो है ए और एक पॉइंट है बी। तो मैंने ये कहा कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो तो वी ए है, और जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है। और यहाँ पर एक एरो ऐसा बना दूंगा, और इस एरो पर मैं लिख दूंगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम जानते हैं कि ये रूल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वाले चार्ज से दूर की तरफ भागता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू से दूर की तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू से निकलता हुआ होगा। सोचिए अगर यहाँ पर चार्ज मैं माइनस क्यू लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती, माइनस क्यू की तरफ होती। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलता है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप डेफिनेशन देखना, मैंने कल भी ये बताई थी, और हर क्लास में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, आज भी पड़ेगी। आप ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने में, किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो जो लेकर आते हैं ना उसको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आते हैं। भाई काम तो हमें तभी करना पड़ेगा ना, अगर मान लीजिए लहरों के साथ ही कोई स्विम कर रहा है तो उसको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो तो वैसे भी बहता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको मेहनत कब करनी पड़ेगी, जब आपको अपस्ट्रीम तैरना पड़े, मतलब लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में आपको तैरना पड़े। तो वही चीज है, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट आपको चलना पड़ता है, इस वजह से वहां पर वर्क डन करना पड़ता है। तो आप ये देखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कन्वेंशनली पॉजिटिव से निकलता हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है। अब मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं देखूं कि किसी चार्ज को मैं लेकर जाता हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो अगर मैं पॉइंट ए पर था तब तो पोटेंशियल था वी, यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल में मामूली सा चेंज आ गया, तो वी प्लस एक छोटा सा चेंज डीवी। लेकिन ये ए और बी इतने ज्यादा नजदीक हैं कि हमने ये बोल दिया कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ए पर पोटेंशियल है वी, बी पर पोटेंशियल है वी प्लस डीवी। समझ गए, ए पर पोटेंशियल वी, बी पर पोटेंशियल वी प्लस डीवी। लेकिन ए और बी के बीच में हर जगह जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट। ये समझ में आ गया, इतना सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे आप देखिएगा कि अभी मैंने बस ये बताया कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल V है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में भी कुछ वर्क करना पड़ा, तो उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज होकर V प्लस डीवी हो गया। क्योंकि पॉइंट ए और बी बहुत ज्यादा नजदीक है, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पर कि the external force required to move a test charge, the external force required, बेटा दिखाई दे रहा है सबको, ऊपर तक दिखाई दे रहा है सभी को? the external force required, the external force required to move a test charge, to move a test charge q naught against the electric field, against the electric field is F vector
और फोर्स कैसे निकाला जाता है, आप चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर्स आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने ये कहा कि कोई एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट, यहाँ पर तो क्यू था, कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करा रहे हैं हम ए से बी तक, तो फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है, माइनस क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए से बी तक उस टेस्ट चार्ज को मैं मूव करा रहा हूँ, ए से लेकर बी तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो राइट में है, लेकिन जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स हमारी लेफ्ट की तरफ लग रही है, तो माइनस क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, इस वजह से नेगेटिव साइन आया है यहाँ पर। उसके बाद हम ये कहेंगे वर्क डन एंड वर्क डन to move the test charge from A to B। A से B तक मूव करने में वर्क कितना करना पड़ेगा वो आप समझ जाइए। वर्क जो है वो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है, फोर्स हमारा ये हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप कहोगे कि इसमें से आपने वेक्टर साइन क्यों हटा दिया, वेक्टर साइन इस वजह से हटा दिया क्योंकि जो वर्क डन है, वर्क डन जो है वो वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसलिए मैंने फोर्स का भी बस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ले लेना है और जो डिस्टेंस है वो भी सिर्फ डी आर ले लेना है। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी आर, और ए से बी तक उसको उसको मूव कराने में फोर्स कितनी लगानी पड़ रही थी, मैग्नीट्यूड उसका सिर्फ वेक्टर साइन हटा दो तो माइनस क्यू नॉट की, तो डब्ल्यू हो वो गया, वैसे भी हट जाएगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन वो में। वैसे भी हट जाएगा, वो वैसे भी हट जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा वेक्टर है और वो भी वेक्टर है, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैसे भी हट जाएगा। ठीक है, तो मैं लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं वो वेक्टर वाला चीज ही नहीं बता रहा हूँ। तो ये हो गया कि माइनस यू नॉट ई, ये तो हमारा फोर्स हो गया और डिस्टेंस हो गया डी आर। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। अब माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, ये तो वर्क डन हो गया यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव कराने में। वर्क डन की एक डेफिनेशन मैं और निकाल सकता हूँ यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो डेफिनेशन क्या होगी, आप नोट करें, ऑल्सो द वर्क डन, ऑल्सो द वर्क डन, also the work done in moving, also the work done in moving the test charge q naught from a to b, also the work done in moving the test charge q naught from a to b, ए से बी तक टेस्ट चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये मैं पोटेंशियल की टर्म्स में निकालता हूँ। तो आप ये देखो कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि v जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को मैं मूव करा रहा हूँ। तो अगर सिर्फ वर्क डन निकालेंगे तो v इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंफिनिटी कहीं पर भी नहीं है। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज को ले जा रहा हूँ, तो ए से बी तक ले जाने में जो होता है वो पोटेंशियल ना कहलाकर उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। इन्फिनिटी से लाकर किसी एक टेस्ट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से लाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, पॉइंट ए पर रख दिया, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर पॉइंट ए से उठाकर उसको शिफ्ट करा दिया पॉइंट बी तक, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट दोनों की सेम है, कंसेप्ट दोनों का सेम है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि इन्फिनिटी से लेकर आते हैं चार्ज को और ए पॉइंट पर रख देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शिफ्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे निकाला जाएगा कि W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, आप ये देखिए कि पहले पोटेंशियल इनिशियली क्या था, V, इनिशियली V ए था, फाइनली पोटेंशियल क्या हो गया, VB हो गया, तो VB माइनस VA हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं लिख रहा हूँ उसको, W इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई
VB माइनस VA। यहाँ जो ये आया बेटा, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। आप कहेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड या इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ भी बोल दीजिए। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अगर मैंने इक्वेट कर दिया फिर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पर ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, माइनस ई इंटू डी आर वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है? वी प्लस डी बी, और वी ए क्या है? वी। तो माइनस वी प्लस वी कैंसिल आउट हो गया, तो ई कितना आ गया? माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये सभी को क्लियर है इतना? ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इन दोनों में रिलेशन आ गया, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहां तक सबको क्लियर है? बता दीजिए। यस सर। यस सर। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, इस एक्सप्रेशन में। दोबारा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ना, हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूं, यानी कि ये इसका डिफरेंशियल है, वो जो है वो नेगेटिव हो, उसका नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो इस टर्म को ना, ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं है, इस टर्म को हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट एक दूसरा शब्द है किसके लिए? स्लोप के लिए। तो जैसे हम y को करते थे ना x के रिस्पेक्ट में, याद होगा 11th क्लास में कि जब मैं y को डिफरेंशिएट करता था x के रिस्पेक्ट में। अच्छा ये 11th में नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये रहने दो। ये तो आप अभी करेंगे डिफरेंशिएशन में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अभी के लिए बस ये समझिए कि ये माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी बाई डी आर क्या हो गया? ये एक तरह से डिफरेंशियल है। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी टर्म को तो क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स। तो ये बहुत बेसिक सी चीज आपने उसमें करी होगी मैथ्स में, ये तो याद होगा कि अगर मैं डी बाई डी एक्स करता था एक्स का तो ये आ जाता था 1। इसी तरह से अगर मैं डी बाई डी एक्स करता था एक्स स्क्वायर का तो ये आ जाता था 2x। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V और डी बाई डी आर क्या है? ये उसका डिफरेंशियल। समझ गए? और क्लियर है? यस। बताइए बाकी बच्चे, बताइए प्रबल, वंशिका, मिलन, यस कनिष्का, सर। यस सर। सभी को क्लियर है? एकांश, यस सर। हर्ष, आर्यन, ईशान, अभिनव। यस सर। चलिए जी, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। इसमें हम लिखेंगे द क्वांटिटी dv by dr the quantity dv by dr the quantity dv by dr is the rate of change of potential with distance, is the rate of change of सर हाँ सर वहाँ नेगेटिव लगा है तो चेंज मतलब वो डिक्रीज हो रहा है ना? जो ये चेंज है ना वो डिक्रीज हो रहा है, हाँ ये तो ठीक है। हाँ मैंने वही पूछा। हाँ तो जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब यही है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होता है। The quantity dV by dr is the rate of change of potential with respect to distance and is called the potential and is called the potential gradient.
इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है जी। ये तो हमारा रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे नेक्स्ट नोट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। Equipotential surfaces and their equipotential surfaces and their properties। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उनकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इसमें लिखेंगे एनी सरफेस दैट हैज, लिखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर हमारा पोटेंशियल इक्वल होता हो तो उसको बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप लिखेंगे any surface that has same electric potential, any surface that has same electric potential, any surface that has same electric potential at every point on it, at every point on it, at every point, any surface that has same electric potential at every point on it is called an equipotential surface, is called an equipotential surface। कोई भी सरफेस जहां पर उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम आए तो उसको हम बोलते हैं, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत आसान है समझने में। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, प्रॉपर्टीज इसकी विद प्रूफ पूछा जाता है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन करिए और किसी 2 प्रॉपर्टीज का प्रूफ करिए। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज नो वर्क इज डन। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? No work is done in moving a test charge. No work is done in moving a test charge over an equipotential surface. Over an equipotential. No work is done in moving a test charge over an equipotential surface.
अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैं किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराता हूं ना, तो कोई काम नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, वो वर्क डन जीरो कैसे होता है, क्या मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ? अभी बताते हैं किस तरह से प्रूव किया जा सकता है इसको। हमने ये देखा कि अगर मैं वर्क डन निकालता हूं, तो वर्क डन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आया, तो उस एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल था, मान लीजिए VA था, और दूसरे पॉइंट पर दूसरा पोटेंशियल था, मान लीजिए VB। तो VB माइनस VA, Q नॉट इंटू VB माइनस VA, ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का, कि अगर किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कराया जाता है, तो Q नॉट इंटू VB माइनस VA, ये टोटल हमारा वर्क डन होगा। ये हमने अभी अभी देखा, इसी फंडे को यूज करेंगे। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, let A and B be 2 points on let A and B be 2 points on an equipotential surface as shown। as shown, मैं अभी फिगर बना रहा हूँ इसकी। If the test charge Q naught is moved from A to B, if the test charge Q naught is moved from A to B, from A to B, the work done will be, the work done will be, work done कितना हो जाएगा, W is equal to Q naught into potential difference, Q naught multiplied by VB minus VA is equal to Q naught multiplied by V minus V, because the surface is equipotential. Surface is equipotential. That is, VA is equal to VB is equal to V. सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो उसके हर पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा। तो VA और VB दोनों इक्वल है, तो दोनों जो इक्वल है उनकी वैल्यू बराबर वैल्यू मान लो, कोई V मान लिया। VA भी V के इक्वल, VB भी V के इक्वल, V से V कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, जीरो। तो एनीथिंग इनटू जीरो तो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए वर्क डन जीरो होता है। इसका एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। सरफेस के नाम पर हम किसी भी तरीके का सरफेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा सरफेस बना रहा हूँ, ऐसे। आप चाहें तो आप रेक्टेंगुलर शीट भी बना सकते हैं। मैंने बोला कि ये एक कोई कर्व्ड प्लेन शीट है, तो उस पर हमने कहीं पर भी, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट ले लिया ए, यहां पर एक पॉइंट ले लिया बी, ए और बी के बीच का, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कुछ भी नहीं करना पड़ा, वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि ए पर भी पोटेंशियल सेम है और बी पर भी पोटेंशियल सेम है। इधर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर
किसी एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं ले जाता हूँ तो वर्क डन विल बी 0। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर सर। हाँ अर्श बताओ। यस सर। हाँ जी, सर वर्क डन वो पाथ पे डिपेंड करता है? वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जो ये हमारा है ना वर्क डन, इससे हम निकालते क्या है, इससे हम पोटेंशियल ही तो निकालते हैं, तो पोटेंशियल कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। समझ गए? ठीक है। हाँ, बस उसका हमें याद रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए जी, अब मैं बात करता हूँ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। डायग्राम यही रहेगा, इसी डायग्राम में कुछ आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 2 में। पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखते हैं। फर्स्ट था नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है वो समझ में तो आपको एकदम आ जाएगी, उसमें मुश्किल तो ऐसा कुछ है नहीं। बस अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आप उसको प्रूव करिए तो थोड़ा सा थ्योरी उसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बेटा ये मिटा दूं, ये वाला नोट यस करते हो सर। तो मिटा दूं? यस सर। चलिए ये मिटा रहा हूं मैं इस तरफ से पूरा, इस तरफ का। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल electric field is always normal to the is always normal to the equipotential surface at every point. Normal to the equipotential surface at every point. इसके जो रीजन है, इसका जो रीजन है वो लिखिए, 4-5 पॉइंट्स लिखूंगा इसमें मैं। पहला लिखेंगे, if the field were not normal to the equipotential surface, if the field were not normal to the equipotential or not normal to the equipotential surface, if the field were not normal to the equipotential surface, comma, it would have a non-zero component along the surface. It would have a non-zero component along the इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी बिना कुछ सोचे समझे नोट करते चले जाओ, फिर आपको समझाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो पहले फटाफट से नोट कर लो मेरे साथ साथ। अगला पॉइंट है, सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट, so to move a test charge against this component, so to move a test charge against this component, a work would have to be done. A work would have to be done. Second point हो गया। Third point, but there is no potential difference. But there is no potential difference. But there is no potential difference
and consequently no work is required to move a test charge on the surface, and consequently no work is required to move a test charge on the surface ये तीसरा पॉइंट है, चौथा और लिख लो बस, लास्ट है। फोर्थ पॉइंट है, hence electric field must be normal to the hence electric field must be normal to the must be normal hence electric field must be normal to the equipotential surface at every point, normal to the equipotential surface at every point, at every point। अब देखिएगा इसमें क्या करना है हमें, आप ये देखो कि एक तो इसमें बनाकर दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चाहे पॉइंट ए पर बनाओ चाहे पॉइंट बी पर बनाओ। सोचिए कि मैंने पॉइंट बी पर बना लिया ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई वेक्टर, और इस पे आप 90 डिग्री का एंगल जरूर दिखाइएगा, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल बनेगा। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। आप कहेंगे कि जी बी पर ही क्यों बनाया, मैं कहूंगा ए पर बना लो, ए और बी के बीच वाली लाइन पर कहीं पर भी बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इस वजह से होगा कि पहला पॉइंट जो लिखा है उसमें सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के अलावा कुछ भी है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा वो कुछ भी है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, कुछ भी, तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो जो पोटेंशियल जिस लाइन पर है ना, मैं उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करूंगा, और बस इतना अंतर होता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन जो है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल क्या होगा कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करना जो वर्क डन है, वो वर्क डन क्या करेंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट, लेकिन होंगे दोनों एक ही लाइन में, समझ गए। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरे को प्रॉब्लम है समझने में, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी बना सकता हूँ, बी पर बना लो या ए पर बना लो, चलो समझाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, बी पर बना लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ए पर बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 90 डिग्री है। अब आप ये सोचो 90 डिग्री के अलावा ये कुछ भी होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसे होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता और ये वाला एंगल होता थीटा, तो ए बी के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होता वो कौन सा हो जाता, कॉस थीटा। बेटा बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
तो आप ये देखिएगा कि अगर कोई भी एंगल होता थीटा तो मैं अलोंग लाइन ए बी निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, अलोंग लाइन। जब किसी भी लाइन के अलोंग वाला कंपोनेंट लेते हैं तो वो cos थीटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ए बी के अलोंग निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के अलावा आप कहीं पर भी देखें तो cos थीटा की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आती है ना, लेकिन 90 डिग्री पर ही वैल्यू 0 आती है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई कि अगर 90 डिग्री एंगल रखेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग द लाइन वाला कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन वाला है वो मुझे 0 ही चाहिए। 0 मिलेगा तभी हमारा जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होगा। आप ये देखो कि जब हमने कहा कि E इज इक्वल टू E is equal to माइनस dV अपॉन dr है। E is equal to माइनस dV अपॉन dr है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन पोटेंशियल है, जो चेंज इन पोटेंशियल है उसके उसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। अब जब हमारा पोटेंशियल में चेंज ही कुछ नहीं हो रहा है, ये dV का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ये dV कैसे निकला था आप मुझे बताइए। ये जो dV निकला था ये ऐसे निकला था कि माइनस, और dV ऐसे आया था v प्लस dV माइनस dV, ये ऐसे आया था v प्लस dV माइनस dV अपॉन dr, ये ऐसे आया था। v प्लस dV क्या था, vb, और dV क्या था, va अपॉन dr। तो ये जो dV था ना, ये क्या आया था, ये आया था चेंज इन पोटेंशियल। बेटा चेंज इन पोटेंशियल तो कुछ है ही नहीं। चेंज इन पोटेंशियल जो है, क्योंकि हमारा जो VB है वो भी V है और जो VA है वो भी V है, तो V माइनस V अपॉन R। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी तो 0 आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी आएगा जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी तो इसके अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E cos 90। और E cos 90, cos 90 क्या है, 0, तो वो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बना देगा। बताइए समझ में आ सर गया कि नहीं? हाँ जी, तो मतलब ये सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा ना। बिल्कुल सही। पढ़ाई करना सीख गए हो आजकल। जो सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। बाकी बच्चों को बता देता हूँ कि हर्ष क्या बोल रहा है कि जो सरफेस, कोई भी सरफेस होती है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो उस पर हमेशा नॉर्मल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हमेशा नॉर्मल ही होगा। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होगा। वही यहाँ समझाया गया है। If the field were not normal to the equipotential surface, it would have a non-zero component. ठीक है, it would have a non-zero component along the equipotential surface. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नॉन जीरो कंपोनेंट होता, अगर वो 90 डिग्री पर नहीं होता तो, अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता तो। अगला पॉइंट, so to move a test charge against this component a work would have to be done। फिर उस नॉन जीरो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन जीरो वैल्यू आई है, उस नॉन जीरो वैल्यू के अगेंस्ट मूव करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता, बट वर्क डन तो जीरो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। जब वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो भी जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो तभी होगा जब वो नॉर्मल होगा। लास्ट लाइन में यही है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होने वाला ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। मुझे लगता है सफिशिएंटली एक्सप्लेन मैंने कर दिया, शायद समझ में आ गया होगा सबको। बता दीजिए। यस Yes, सर। sir. आर्ष, यस अभिनव, सर। आदित्य, बताइए क्लियर है? यस एकांश, सर। ईशान, सचिका थोड़ा बहुत क्लियर यस है? सर। यस सर। Yes. ठीक है, वंशिका, कनिष्का, मिलन, प्रबल, Yes. Yes, sir. चलिए जी ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो ये दूसरा वाला जो था ये समझने में बस थोड़ा सा आपको समझना था इसको, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नॉर्मल ही क्यों लेना है, मुझे 90 डिग्री ही क्यों लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो नोट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इधर लिख देता हूं लास्ट में, तो ये वाला मिटा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी में है equipotential surfaces are closer together in regions of strong field equipotential surfaces are closer together equipotential surfaces are closer together in regions of stronger field and farther apart in regions of weak field. And farther apart in regions of weak field. तो जहां पर भी कहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस समझ लीजिएगा कि नजदीक होती हैं, और जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दूर दूर होती हैं यानी कि उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा होता है, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमजोर होता है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर भी सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर। जहां पर भी वो नजदीक नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये वैसा ही है जैसा आपने 10th क्लास में मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर नजदीक है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है, जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा दूर दूर है तो वहां पर जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा सा वीक होता है। अब इस चीज को बहुत आसानी से हम समझेंगे, देखिएगा। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, we know that electric field at any point is given as E is equal to minus dV upon dr। आज ये रिलेशन हमने प्रूव करा है, E is equal to minus dV upon dr, ठीक है, which implies that dr is equal to minus dV upon E। For the same change in the value of dV, for the same change in the value of dV, that is when dV is equal to constant। जब dV कांस्टेंट होता है तो हम ये जानते हैं dV क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस में चेंज तो कुछ होता ही नहीं, तो चेंज अगर कुछ भी नहीं होता तो चेंज कितना होता है, जीरो। जीरो को हम ये बोल देंगे कि कांस्टेंट चेंज है, ये चेंज कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो हमने बोल दिया कि वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने ये बोला कि dr और E दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इट इंप्लाइज दैट
dr is inversely proportional to electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा सेपरेशन उतना कम, यानी कि अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नजदीक नजदीक होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम सेपरेशन उतना ज्यादा। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन ज्यादा होगा मतलब अगर वो दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। बताइए जी, तो समझ में आ गया ना, इनवर्स प्रोपोर्शन तो जानते हैं। 10 the spacing between the equipotential surfaces spacing between the spacing between the equipotential surfaces will be smaller in the regions of stronger field and vice versa। vice versa का मतलब आप जानते ही होंगे कि वीक फील्ड में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होगी। तो जब हमने कहेंगे स्पेसिंग जब है वो कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, स्पेसिंग ज्यादा होगी तो वो वीक होगा। बताइए बेटा, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बेहद आसान है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है एज सच। लिखिएगा, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। No two equipotential surfaces can intersect each other। सर हाँ जी बोलो। दो ऐसे सरफेसेस को अगर पास में रख दें हाँ तो एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एक का अलग पोटेंशियल होगा, एक का अलग। ठीक है, बिल्कुल सही आप पूछ रहे हो कि डिफरेंस होगा, लेकिन वो जो डिफरेंस होगा ना वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर कहीं पर भी लो तो एक ही पोटेंशियल है। ऐसे ही दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर कहीं पर भी मेजर करो तो एक ही पोटेंशियल है। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में। लेकिन किसी भी पॉइंट पर ले लो, कोई भी पॉइंट पहली सरफेस का, कोई भी पॉइंट दूसरी सरफेस का, जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। दैट्स व्हाई मैंने इस dv को कांस्टेंट लिया। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका एक लाइन का रीजन है वो हम जानते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में करा था कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर तो सेम ही पोटेंशियल होता है। तो लिखिएगा, इफ दे इंटरसेक्ट then there will be two values of electric potential, and there will be two values of electric potential at the same point, which is not possible at an equipotential surface, which is not possible at an equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट या तो पहली पोटेंशियल सरफेस या दूसरी पोटेंशियल सरफेस किसी ना किसी पर तो लाई करेगा, और उस पॉइंट पर जब वो जब दोनों के दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो उस पॉइंट पर दो अलग अलग पोटेंशियल हो जाएंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होती है, तो इसका मतलब ऐसा तो
पॉसिबल ही नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। जी। बस तो जी इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज इतना ही कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, नमस्ते। ओके।